गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम आंध्र सातवाहन वंश का इतिहास पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने शुंग वंश और कण्व वंश की पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो आज हम डीपली इसकी स्टडी करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के में लास्ट तक। तो आंध्र सातवाहन वंश, तो एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सिमुक। आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा। इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी प्रतिष्ठान। ये प्रतिष्ठान कहां पर है दोस्तों? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है? महाराष्ट्र में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर नाम तो इनका आंध्र सातवाहन, आंध्र यानी आंध्र प्रदेश से संबंधित होंगे। तो दोस्तों प्रारंभ में ये महाराष्ट्र में थे और बाद में इनका साम्राज्य आंध्र प्रदेश तक विस्तृत हो गया था। ठीक है, पुराणों में इनको आंध्र कहा गया है, अभिलेखों में इनको सातवाहन कहा गया है, इसीलिए इनको संयुक्त रूप से आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता है। इनकी जाति ब्राह्मण थी। ये पहले जनजाति के थे किंतु बाद में कन्वर्ट हो गए ब्राह्मण धर्म में। ओके, ये इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार है। अब यहाँ पर पहला शक्तिशाली शासक जो प्राप्त होता है वो है शातकर्णी प्रथम। शातकर्णी प्रथम में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो है नानाघाट अभिलेख। ये नानाघाट अभिलेख जो है ये नासिक के पास है, अभी भी है ये। तो नानाघाट अभिलेख से हमको क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो ये पहला अभिलेख था जिससे हमें भूमि दान की जानकारी प्राप्त होती है। यानी इतिहास में भूमि दान का पहला अभिलेखी साक्ष्य यही है। एग्जाम में यही क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। यानी भूमि दान की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? तो आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने। इसकी जानकारी हमें सबसे पहले कहां से मिलती है? तो नानाघाट अभिलेख से। नानाघाट अभिलेख कौन से शासक ने लिखवाया था? तो शातकर्णी प्रथम ने। ठीक है, ये इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हम। तो सबसे शक्तिशाली शासक अगर देखा जाए इस वंश का तो था गौतमी पुत्र शातकर्णी। ठीक है, अब यहां पर एक बात नोटिस करना आप कि जितने भी नाम है वो सबके सब महिलाओं के नाम से शुरू हो रहे हैं। गौतमी पुत्र शातकर्णी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है इसके पीछे रीजन? तो ये पहले क्या थे? जनजाति के थे। अगर आप देखो तो जितने भी पुराने वंश हमने पढ़े हैं वो सब पितृसत्तात्मक थे, लेकिन जनजातियों में मात्र सत्तात्मक होती है। जनजाति आप लोगों ने सुना होगा, अधिकतर मात्र सत्तात्मक होती है। तो ये जनजाति के थे, ये इस बात का सबूत है, क्योंकि ये अपनी माता के नाम से अपना नाम प्रारंभ करते हैं। ओके, इतिहासकार रामशरण शर्मा के अनुसार इसकी शासन अवधि थी 106 से 130 ईस्वी। ठीक है, इन्होंने अपने आप को यानी गौतमी पुत्र शातकर्णी ने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा है और इन्होंने कहा है कि मैंने वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया था। जो वर्ण व्यवस्था थी उसको फिर से स्थापित किया था किसने? गौतमी पुत्र शातकर्णी ने। छहरात वंश ये शक शासकों का एक वंश था। उसके शासक नहपान को हराकर उसकी हत्या कर दी थी गौतमी पुत्र शातकर्णी ने। ओके, उत्तराधिकारी, इनका उत्तराधिकारी जो था वो था वशिष्ठी पुत्र पुलुमाइन। ठीक है, देख लीजिए इसमें भी माता के नाम से शुरू हो रहा है। वशिष्ठी पुत्र पुलुमाइन ये इनका उत्तराधिकारी था। आगे बढ़ते हैं हम। अब आंध्र सातवाहन वंश में हम देखते हैं कि गौतमी पुत्र शातकर्णी जो था वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था। उसके कुछ समय पश्चात तक भी अच्छे से शासन चलता रहा, लेकिन बाद में क्या होता है कि शक शासकों में एक शक्तिशाली शासक था रुद्रदामन। तो रुद्रदामन जो कि उसने क्या किया था? ये सौराष्ट्र और काठियावाड़, ठीक है, ये गुजरात को कहा जाता है, गुजरात को सौराष्ट्र और काठियावाड़ भी कहा जाता है। तो उसके शासक रुद्रदामन ने सातवाहनों को 2 बार हराया, किंतु वैवाहिक संबंध होने के कारण उनका नाश नहीं किया। तो रुद्रदामन से इनके वैवाहिक संबंध हो चुके थे और इसने 2 बार हरा दिया था। ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था, इसके बारे में आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, सातवाहन राजा यज्ञश्री शातकर्णी ने उत्तर कोंकण मालवा को शक शासकों से वापस ले लिया। यहां पर अगर हम देखें तो रुद्रदामन के बाद और भी शक शासकों ने मालवा, कोंकण ये सब इनसे छीन लिया था आंध्र सातवाहन वंश के शासकों से, और इनकी प्रतिष्ठा को काफी क्षति पहुंचाई थी। लेकिन शातकर्णी जो था, यज्ञश्री शातकर्णी, ये एक शक्तिशाली शासक था। इसने फिर से आंध्र सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा स्थापित की थी। उसके सिक्के, उसके मतलब यज्ञश्री शातकर्णी के सिर्फ आंध्र प्रदेश से ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि आप लोगों मतलब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका साम्राज्य इधर गुजरात से लगा के महाराष्ट्र, मालवा, इधर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तक फैला हुआ था। इतना बड़ा साम्राज्य जो था ये था किसका? आंध्र सातवाहन वंश के शासकों का।
इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है, यानी कि ये इसके समुद्र प्रेम और समुद्री व्यापार को दर्शाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो अब इससे संबंधित कुछ मुख्य तथ्य देख लेते हैं। सातवाहन वंश के शासकों ने अधिकतर सिक्के जो चलाए हैं वो कौन से सिक्के चलाए हैं? शीशे या लेड के सिक्के चलाए हैं। ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान जागीर देने वाले प्रथम शासक सातवाहन ही हुए हैं, यह भी हमने देखा था। हालांकि वह भिक्षुओं के लिए इस प्रकार का अनुदान के उदाहरण ज्यादा मिलते हैं, यानी जो बौद्ध भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षुओं को ये ज्यादा दान देते थे भूमि। ठीक है। और ये भूमि जो होती थी वो कर मुक्त होती थी। ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता था। इसमें राजा जो होता था वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेता था। ये सब कुछ, पूरी भूमि का स्वामी कौन हो जाता था? जिस ब्राह्मण या बौद्ध भिक्षु को दे दी वही इसका स्वामी होता था। ओके, इसमें राजकीय कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। ये मात्र सत्तात्मक थे, इसमें भी हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इनकी भाषा प्राकृत थी और इनकी लिपि जो थी वो थी ब्राह्मी लिपि। ओके, आगे बढ़ते हम। अब सातवाहन जो थे इनका पतन कैसे हुआ? तो तीसरी शताब्दी में हम देखते हैं तो सातवाहनों की जो शक्ति थी वो क्षीण होने लगी तथा स्थानीय शासक जो थे वो स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने लगे। और इसमें कुछ शासकों के नाम जैसे इक्ष्वाकु वंश, इसका संस्थापक था शांतमूल, और वाकाटक वंश, इसका संस्थापक था विंध्य शक्ति, और इसकी राजधानी थे नंदीवर्धन यानी कि नागपुर। इन्होंने क्या किया? साम्राज्य को, सातवाहनों के साम्राज्य को समाप्त करके एक छोटे छोटे राजवंश वहां पर उदित हो गए, जिनमें से 2 ये प्रमुख राजवंश थे। ओके, एग्जाम की दृष्टि से बस इनके संस्थापक और राजधानी देख लेना दोस्तों, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं बनेगा। तो इतना इंपॉर्टेंट था आंध्र सातवाहन वंश में। देखो, ज्यादा जानकारी हमें इससे ज्यादा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास बहुत डीप में है। हमें एग्जाम की दृष्टि से ही सारी चीजों को देखना है। तो इतिहास में क्या पढ़ना है उससे ज्यादा मायने रखता है क्या छोड़ना है। खूब भी डीप में हम पढ़ लेंगे लेकिन एग्जाम में वो पूछेगा ही नहीं, तो क्या मतलब है? ठीक है, तो इसलिए हम ज्यादा डीप में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।